11 अगस्त 1979, मोरबी, गुजरात। गुजरात के इतिहास की वो सबसे काली तारीख थी। 3 दिन से मोरबी में नॉनस्टॉप बारिश हो रही थी। मच्छू नदी पर बने डैम में क्षमता से 3 गुना ज्यादा पानी जमा हो गया। दोपहर 3:10 पर एक बड़ा हादसा हो गया। मच्छू 2 डैम टूट गया। डैम का 762 मीटर लंबा बायां तटबंध और 365 मीटर दायां तटबंध ढह गया। 30 फीट ऊंची लहरों ने डैम से 5 किलोमीटर नीचे बसे मोरबी इंडस्ट्रियल टाउन पर हमला बोल दिया। 15 मिनट के अंदर मोरबी टाउन 20 फीट तक डूब चुका था। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हजारों लोग पानी में डूबकर मर गए। दुनिया की सबसे बड़ी डैम ट्रेजेडी ने हिंदुस्तान को झकझोर दिया। जिस वक्त मच्छू डैम का कहर मोरबी पर टूट रहा था, उस वक्त जनसंघ के दिग्गज नेता नानाजी देशमुख चेन्नई में थे। नानाजी के साथ आरएसएस का एक 28 साल का प्रचारक भी था। जैसे ही मोरबी में हुई त्रासदी की खबर चेन्नई पहुंची, वो युवा प्रचारक फौरन गुजरात के लिए रवाना हो गया। उस वक्त गुजरात में जनता पार्टी की सरकार थी। बाबूभाई पटेल मुख्यमंत्री थे और संघ से जुड़े पावरफुल नेता केशुभाई पटेल सिंचाई मंत्री थे। केशुभाई पटेल मोरबी पहुंचे तो भीड़ का गुस्सा देखकर सहम गए। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। उधर चेन्नई से सीधे गुजरात पहुंचने वाले संघ के उस 28 साल के आरएसएस प्रचारक ने मोरबी में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपनी मजबूत नेटवर्किंग के जरिए उसने संघ के सैकड़ों स्वयं सेवकों को मोरबी में जुटा लिया। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका था। रेस्क्यू मिशन, दवाइयां पहुंचाना, घायलों को अस्पताल ले जाना, खाने का सामान बांटना, इन सब की मॉनिटरिंग वो प्रचारक 24 घंटे जागकर अकेले कर रहा था। आक्रोश और बेबसी के आंसुओं में डूबे लोगों तक मदद के हाथ पहुंचे तो मानो जादू हो गया। मोरबी टाउन के लोग जनता पार्टी की सरकार से जितने नाराज थे, संघ के स्वयं सेवकों के लिए उनके मन में उतना ही सम्मान था। ये सब मुमकिन हुआ था उस 28 साल के शख्स की बदौलत, जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोरबी की आपदा में युवा नरेंद्र मोदी का संगठन कौशल देखकर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी दंग थे। ये वो दौर था जब गुजरात में संघ की जड़ें कमजोर हो रही थी। जनता पार्टी में विलय के बाद जनसंघ इतिहास बन चुका था। दूसरी ओर इमरजेंसी के कलंक से बाहर निकलकर कांग्रेस फिर से मजबूत हो चुकी थी। बीजेपी तब भविष्य के गर्भ में थी, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मच्छू डैम हादसे के 5 साल के भीतर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि हाशिए पर जा चुकी आरएसएस और बीजेपी गुजरात में सबसे बड़ी ताकत बन गई। संघ के आदेश को अध्यादेश समझने वाले नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से गुजरात में किसान आंदोलन की नींव रखने में जुट गए। 1984 के अक्टूबर में अहमदाबाद में किसानों की महारैली बुलाई गई। इस रैली के लिए मोदी ने जानबूझकर 2 अक्टूबर का दिन चुना। 1930 में जैसे महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने वाली अंग्रेज हुकूमत को दांडी मार्च से हिला दिया, उसी तरह मोदी ने गुजरात के किसानों को दूसरे राज्य के साथ व्यापार करने और विवादित कानून को तोड़ने के लिए तैयार कर लिया। अहमदाबाद की किसान रैली के बाद नरेंद्र मोदी ने संघ के स्वयं सेवकों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें फैसला हुआ कि गुजरात के कोने कोने से स्वयं सेवक
पुलिसिया एक्शन में मारे गए किसानों के परिवार के लिए डोनेशन जुटाएंगे। ये प्रयोग बिल्कुल नया था। मोदी ने जैसा सोचा था हुआ भी वैसा ही। ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पहली बार हर तबके का समर्थन मिला। नरेंद्र की गांधीगिरी इतनी हिट रही कि गुजरात बीजेपी के अंदर ये मांग जोर पकड़ने लगी कि नरेंद्र मोदी को संघ से पार्टी में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने इलेक्शन में टिकट बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या, एक एक्स सर्विसमैन चाहिए, एक आईएएस रिटायर चाहिए, एक पुलिस हेड कांस्टेबल चाहिए रिटायर चाहिए, एक बिजनेसमैन रिप्यूटेड चाहिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, एक एजुकेशनिस्ट चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कब से लगे कब नहीं, माइंडेड हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, तो उन्होंने ये कैटेगरी मेरे को। बड़ी रैलीज में भी मंच पे नहीं बैठते थे वो। तो जैसे ये कोई रैली होनी है तो सबसे पूछते हैं, हाँ जी बोलो भाई साहब कितने बंदे लाओगे, कितनी संख्या लाओगे? तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 200 आदमी, 400 आदमी। तो मोदी जी क्या करते थे, उसमें वेन्यू में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कौन कितने बंदे लाया। फिर अगली बार इसको पूछ लेते, हाँ जी बोलो भाई, तुम बोल रहे थे 200 बंदे लाएंगे, तेरे साथ 5 आदमी आए थे, तू बोला 100 आदमी लाएगा, तेरे पास 2 बंदे आए थे। इस हिसाब से उनका डिफरेंट टाइप का वो था। मोदी संघ से जिस बीजेपी में आए थे वो तब 2 सांसदों वाली पार्टी थी, जिसने 2019 में 300 से ज्यादा सीटें जीती। उस जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा मजबूत होकर दिल्ली में जमे हैं। लेकिन सत्ता का ये शिखर मोदी ने यूं ही हासिल नहीं किया। संघ के प्रचारक से भारत के प्रधानमंत्री पद तक, अग्निपथ से विजय पथ की उनकी ये यात्रा असाधारण है, करिश्माई है और एक से एक ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है। आगे आपको नरेंद्र मोदी से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपने नहीं सुनी। कर्फ्यू के बीच मोदी ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा कैसे निकाली, एक माफिया डॉन के गुरूर को मोदी ने कैसे मटियामेट किया, और क्यों गुजरात में कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स नरेंद्र मोदी को खतरा मानने लगे। आज अतीत के ये सारे पन्ने खुलने वाले हैं। पीएम मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में संतुष्ट थे। राजनीतिक सत्ता की न तो कोई लालसा थी, न ही किसी पद का सपना था। लेकिन मोरबी डैम के हादसे के बाद संघ और बीजेपी को समझ में आ गया था कि उनके राजनीतिक चिंतन का भारत निर्माण करने का विजन नरेंद्र मोदी के पास है, और उस विजन को जमीन पर उतारने का कौशल भी मोदी बिना किसी पद के दिखा चुके थे। फिर भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले संघ और बीजेपी ने उन्हें आजमाने का फैसला किया। रास्ता मुश्किल था और पहला इम्तिहान उससे भी ज्यादा कठिन। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय की अंतरकथा, सितारा, द फ्लाइट ऑफ फेम। भाइयों बहनों, विकास થઈ રહ્યો છે, આ થઈ રહ્યો, પેલું થઈ રહ્યું। 1987 का फरवरी महीना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्पेशल था। संघ के प्रचारक मोदी को गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री के हाई प्रोफाइल पद के लिए चुना गया। मोदी को इस इनाम के साथ पहाड़ जैसी एक चुनौती भी मुफ्त मिली। गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने थे। पार्टी ने मोदी को जो पहला असाइनमेंट दिया वो था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एएमसी को जीतने का टास्क। ये स्वयंसेवक मोदी का पहला सियासी इम्तिहान था। मोदी ने सबसे पहला काम हर पोलिंग बूथ का अलग अलग कैटेगरी में बांटने का किया। 3 कैटेगरी में बूथ बांटे गए। पहली कैटेगरी थी ए, यानी वो इलाके जहां बीजेपी मजबूत थी और यहां जीत की उम्मीद ज्यादा थी। बी और सी कैटेगरी वाले बूथ ऐसे थे जहां या तो बीजेपी की पकड़ कमजोर थी या फिर कैडर ही कम था। मोदी ने बी और सी कैटेगरी को ए में बदलने के लिए स्पेशल अटेंशन का मंत्र दिया। बी और सी कैटेगरी के हर बूथ पर मोदी ने 10 कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाई। इन कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क और सदस्यता अभियान का जिम्मा दिया गया। नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन खुद फीडबैक लेते थे। इससे पहले मैं यूथ का महामंत्री था, यूथ का महामंत्री। तो नरेंद्र भाई ने उस टाइम वो संगठन महामंत्री थे, वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। उस टाइम उन्होंने एक मीटिंग ली थी गुजरात प्रदेश में।
उस दौर में नगर निगम और निकाय चुनावों को छोटा माना जाता था, जहां बड़े नेता प्रचार करना भी जरूरी नहीं समझते थे। मोदी ने इस परंपरा को बदलते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भाषण देने के लिए राजी किया। लेकिन असली चुनौती थी जाति और धर्म में बटे वोटर्स का ध्रुवीकरण। आप इस भूतकाल के बारे में, इस पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब के आधार पर आप जम्मू कश्मीर पर अपना दावा नहीं जता सकते। मोदी के सामने दो चैलेंज थे। कांग्रेसी सीएम माधव सिंह सोलंकी का खाम फॉर्मूला, खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान वोटर्स। दूसरा चैलेंज था माफिया डॉन अब्दुल लतीफ, जो हार्डकोर क्रिमिनल था, लेकिन मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी के लिए अब्दुल लतीफ रॉबिन हुड से कम नहीं था। चुनाव के नतीजे आए तो कमाल हो गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 127 वार्ड में बीजेपी को 67 पर जीत मिली। उससे पहले के चुनाव में सिर्फ 13 वार्ड में जीतने वाली बीजेपी का ग्राफ 67 सीट तक पहुंचाकर मोदी ने गुजरात में जो सियासी हलचल मचाई, उससे दिल्ली तक हिल गई। यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 20 फरवरी 1987 को प्रहलाद पटेल के घर मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने दो टूक कहा कि राजनीति में खुद को और पार्टी को आगे ले जाने का एक ही तरीका है, जनता की भलाई के लिए काम करना। साल 1987 मोदी के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि इसी साल मोदी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। मोदी जी का पूरा जीवन जिनके पास अभाव है उनको मदद करने के लिए ही गया है। आज अगर नरेंद्र मोदी को गजब का प्रशासक माना जाता है तो उसके पीछे कई दशकों की साधना है। उन्होंने बोला कि मैं एक गांव में गया था, उन्होंने मुझे पूछा खाने के बारे में, तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने मुझे एक उबड़ खुबड़ थाली में बाजरे की रोटी का एक आधा टुकड़ा दिया और एक छोटी सी कटोरी में मुझे दूध दिया। उस वक्त माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था और वो एक ही नजर से वो दूध की कटोरी को देख रहा था। मैं समझ गया ये दूध वो बच्चे का है। हम भी कई बार आश्चर्य करते थे कि आप इतना कम सो के कैसे इतना फ्रेश लगते हैं। तो कहते हैं ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती है, क्वालिटी होनी चाहिए नींद की। वो थकते नहीं थे जब यात्रा से आते थे। मैंने कहा ना, ये एक विशेषता थी कि कभी उनके चेहरे पे से थकान, शिकन, थकावट या किसी तरह की चिड़चिड़ापन नहीं देखा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रयोग करके प्रख्यात होने वाले नरेंद्र मोदी आज भी एक्सपेरिमेंट से घबराते नहीं। उन्होंने कुछ आकांक्षी जिलों का चयन किया जो नॉर्म्स में पीछे जिले हैं, उनमें से जिले तय किए थे। तो हमारे जिले के भी कुछ गांव उनमें उन्होंने तय किया था। वो गांव गया, रजरवाड़ा गांव नाम था। तो वहाँ पर भारत सरकार के एक ग्रामीण विकास के एक उप सचिव ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। मैं देख कर के हैरान रह गया। मैंने पूछा, साहब आप कब आए, कैसे आए? तो बोले कि आपके ये सारे गांव मुझे देखना था इसलिए मैं आया। तो मैंने कहा अभी परसों ही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। बोले हाँ। तो उस समय नरेंद्र भाई ने ये बाबू भाई रथवी, ये भोगी भाई करके एक कार्यकर्ता थे उस साइड के, तो भोगी भाई को बोला, बाबू भाई को बोला कि ऐसा कार्यकर्ता ढूंढो जो कार्यकर्ता बहुत बढ़िया काम तो कर सके, साथ में ये असामाजिक तत्वों को सीधा भी कर सके। गुजरात का सीएम होते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसे दो बड़े और कड़े फैसले लिए थे जिसकी वजह से पार्टी और संगठन के अंदर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। पहले की सरकारों में यह आम था कि अगर कोई विधायक कैबिनेट में जगह नहीं पाता तो उसे किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन में जगह दे दी जाती थी। मोदी ने इस चलन को बदल दिया।
बोर्ड और कॉरपोरेशन में मोदी ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी देने लगे। इसके पीछे मोदी की मंशा साफ थी, जिसमें जनता के लिए काम करने की लगन होगी, मौका उसे ही मिलेगा। कि संगठन करते जाओ। उसके बाद एकता यात्रा में मैं उनके साथ में, उन्होंने जब एकता यात्रा में वहां से जो प्रवचन दिया था कि जेनी माए सवा शेर सूंठ खाधी होय ये मने रोकीने बतावे, वो माहौल तो जो जिसने देखा है वो देखा है। मोदी का दूसरा कड़ा फैसला था किसानों को सिर्फ 4 घंटे की पावर सप्लाई देना। गुजरात सूखा प्रभावित राज्य था, वाटर लेवल भी कम हो रहा था, लिहाजा मोदी ने फैसला किया कि किसानों को खेती के लिए सिर्फ 4 घंटे दिन में पावर सप्लाई होगी। मोदी के इस फैसले का भारतीय किसान संघ ने भी जमकर विरोध किया। तब मोदी ने एक ब्यूरोक्रेट से कहा था, ये लोग आज विरोध कर रहे हैं, 10 साल बाद ये समझ जाएंगे कि इसमें फायदा इन्हीं लोगों का है। मोदी के फैसलों में वही साहस और दृढ़ता आज भी नजर आती है। प्रधानमंत्री के रूप में बीते 8 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई साहसिक फैसले लिए हैं जो लीक पर चलने वाला कोई दूसरा नेता शायद कभी नहीं करता। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। मोदी सरकार के सामने कूटनीतिक संकट था, पुराने दोस्त रूस का साथ दे या सुपर पावर अमेरिका की सुनी जाए। मोदी ने इस दुविधा को ऐसे दूर किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के एक्स पीएम रह चुके इमरान खान को भारत की विदेश नीति के कसीदे पढ़ने पड़ गए। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार अक्टूबर 2018 में भी आई थी, जब रूस से भारत ने $5.5 बिलियन की रक्षा डील की थी। ये डील अभेद्य कवच माने जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की थी। अमेरिका ने भारत से डील कैंसिल करने को कहा, ना मानने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत टिका नहीं। ट्रंप की जगह बाइडेन आए, फिर आग दिखाई, फिर बैन की धमकी दी, लेकिन मोदी सरकार के इरादे अटल थे। S-400 की पहली डिलीवरी भारत आ गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने सच्चे नेता के 4 गुणों की पहचान अपने लंबे अनुभव के आधार पर की थी। ये गुण हैं, उनके पास तेज दिमाग, शुद्ध मन, साफ दिल और पक्का इरादा होना चाहिए। गुजरात का सीएम रहते मोदी इन्हीं गुणों से गुड गवर्नेंस की मिसाल बन चुके थे। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, लेकिन मोदी का गुजरात मॉडल पूरे देश के काम आ सकता है, इस पर बीजेपी के अंदर ही संदेह था। 2013 के उसी घटनाक्रम पर देखिए हमारी टेलीसीरीज का यह एपिसोड, चाणक्य हेल एज अ हीरो, जिसने देश की दशा और राजनीति की दिशा बदल दी। 11 अशोक रोड, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में दिग्गज नेताओं की भीड़ जमा थी। पार्टी के सबसे सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी वहां मौजूद नहीं थे। माहौल बता रहा था कि बड़ा ऐलान होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने माइक संभाला और वो बोल दिया जो लाल कृष्ण आडवाणी और उनका खेमा नहीं चाहता था। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। तमाम विरोध और आपत्तियों के बावजूद नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का कैंडिडेट घोषित कर दिया। कहा जाता है कि जब आडवाणी ने संघ के बड़े पदाधिकारियों से मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर आपत्ति जताई तो संघ की ओर से जवाब मिला, अगर मोदी को पीएम प्रत्याशी अभी नहीं बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मोदी को पता था कि आडवाणी गुट उनके खिलाफ है। इसके बावजूद अपनी दावेदारी के ऐलान के बाद वो आशीर्वाद लेने सीधे आडवाणी के घर पहुंच गए।
2014 में चुनाव तारीखों का ऐलान होने से पहले मोदी से आडवाणी की नाराजगी दूर हो चुकी थी, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनते देखना तो दूर, उन्हें जिंदा तक नहीं देखना चाहते थे। 27 अक्टूबर 2013, पटना, बिहार। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे। मोदी को देखने और सुनने के लिए 3 लाख से ज्यादा की भीड़ पटना के गांधी मैदान में जमा थी। दोपहर 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की मूर्ति के पास एक धमाका हुआ। 5 मिनट बाद मैदान के दक्षिणी कोने में ट्विन टावर्स के पास दूसरा धमाका हुआ। वहां मौजूद बीजेपी नेताओं को लगा कि समर्थक खुशी के मारे पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी को यह गलतफहमी नहीं थी। वो जान गए थे कि धमाका कैसा है और टारगेट पर कौन है। नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तब भी 4 बम ब्लास्ट हुए थे। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 89 लोग घायल हो गए थे। भगदड़ ना मचे इसलिए मोदी ने भाषण जारी रखा। ये तो भारत की महाशक्ति का अनुष्ठान है मित्रों, अनुष्ठान है। नवंबर 2021 में एनआईए कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला, मोहम्मद मोजिबुल्ला अंसारी और इम्तियाज अंसारी को पटना ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए फांसी की सजा सुनाई। 15th लोकसभा is due to end on 31st May 2014. 5 मार्च 2014 को इलेक्शन कमीशन ने 10 चरणों में 543 सीटों वाली लोकसभा के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मई तक नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ कैंपेनिंग करके लहर को सुनामी में बदल दिया था। फिर आई 16 मई की तारीख, नतीजों का दिन। सुबह से ही लोग टकटकी लगाए टेलीविजन स्क्रीन पर जमे थे। पॉलिटिकल पंडितों को भी नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे में इतिहास बनने वाला है। एनडीए ने 336 सीटें जीतकर विपक्ष को मटिया मेट कर दिया। अकेले बीजेपी ने 282 सीटें जीती। अमेरिका में 19वीं सदी के एक बड़े नेता और वकील हुआ करते थे, रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने सच्चे नेता की पहचान का एक फॉर्मूला बताया था। उनका मानना था कि सत्ता के बिना तो कोई भी विनम्र हो सकता है, लेकिन सत्ता पाकर भी जो विनम्र बना रहे वो महान होता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी राजनीति ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जब सत्ता की लड़ाई ने दिलों के रिश्ते तोड़ दिए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इसे भी राजनीति का हिस्सा मान लिया गया। पीएम मोदी की सियासी सफलता और पुराने संबंधों का तालमेल कैसा है, हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए, तपस्वी, अ मैन of multiple styles. सात अक्टूबर 2017, द्वारका, गुजरात। उस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। दौरे की शुरुआत मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना से की। पूजा खत्म हुई। नरेंद्र मोदी को आगे के कार्यक्रम के लिए जाना था। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मोदी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले मोदी रुक गए। उनकी नजर एक जगह जाकर ठहर गई। वो एक शख्स को बड़े गौर से देखने लगे। मोदी खुद को रोक नहीं पाए। वो उस शख्स के पास गए, बात की, हालचाल पूछा। उस शख्स ने 30 सेकंड में 30 साल का हाल बता दिया। जिस शख्स से मिलने के लिए पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवा दिया, सुरक्षा घेरा ब्रेक कर दिया, प्रोटोकॉल तोड़ दिए। जानते हैं वो शख्स कौन था? उनका नाम था हरि भाई। हरि भाई से मोदी का परिचय जनसंघ के जमाने से था। हरि भाई आरएसएस के स्वयं सेवक थे। संघ की शाखाओं में नरेंद्र मोदी से मिलते थे। युवा नरेंद्र जब संघ के काम से द्वारका जाते थे तो हरि भाई के यहां ही ठहरते थे। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी नरेंद्र मोदी के लिए ना तो संघ के मायने बदले और ना ही स्वयं सेवकों से रिश्ता बदला।
गुजरात की मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी जो अप्रसिद्ध यात्रा है, उसी के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री की उनकी यात्रा इतनी उज्जवल हो रही है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। 1967 में महज 17 साल की उम्र में मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। सालों तक मोदी ने एक स्वयंसेवक के नाते हर वो काम किया जिसका उन्हें आदेश हुआ। संघ के पदाधिकारियों के लिए खाना बनाना, चाय पिलाना, टाट पट्टी बिछाना, यहां तक कि अपना शौचालय भी मोदी खुद ही साफ करते थे। संघ के जीवन ने ही मोदी को सादगी के साथ बेहद अनुशासित चरित्र दिया। संघ की शाखाओं में मोदी ने जो सीखा, उसकी झलक उनके व्यक्तित्व में हमेशा के लिए चस्पा हो गई। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि और टॉनिक हेमपुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर चौली तुलसी 51 ड्रॉप।